नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। आज हम लोग एडुटेरिया का BSSC CGL 4 के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है? तो शक्ति गृह इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वह अंग है जो ग्लूकोज के विघटन के माध्यम से ATP नामक ऊर्जा अणु का निर्माण करता है। ठीक है, और ATP को शरीर की ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी कहा जाता है, क्योंकि यही सभी जैविक कार्यों में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शैवाल का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में होता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में इसमें होता है अम्बलिकस। ठीक है, अम्बलिकस जो होता है वो भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और शैवाल जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ये भी आपको जानकारी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्ण अस्थियां नहीं है? तो कर्ण अस्थियां इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें से जो स्टेप्स है और मैलियस है और आपका जो इंक्स है, ये तीनों जो है कर्ण अस्थियां हैं, जबकि कार्पसल्स जो है, ठीक है, कार्पसल्स जो है वो कलाई की अस्थि है। ठीक है ना, तो नहीं है पूछ रहा है, तो कार्पल्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए, अग्नाशय किस ग्रंथि का उदाहरण है? अग्नाशय जो है वो किस ग्रंथि का उदाहरण है? तो अग्नाशय जो है ना वो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। ऐसी ग्रंथि है जिसका स्राव नलिका युक्त एवं नलिका विहीन दोनों प्रकार से होता है, उसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल है हमारा अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, ठीक है, आपको पता होगा कि काशरूकी जंतुओं में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथि। तो उसी में से हमारा जो अग्नाशय है वो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, किसी तत्व के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वही उत्तरदायी है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो धनावेशित हो जाते हैं, और जब तत्व जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं तो ऋण आवेशित हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखिए, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसको आयन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आयनन ऊर्जा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आयन ऊर्जा जो होता है ना, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो कौन सी रसायन है जो मच्छर भगाने वाली दवाइयों में पाई जाती है? तो ये है हमारा एलिथ्रीन। ठीक है, एलिथ्रीन, और ये एक प्रकार का संश्लेषित पायरेथ्रोएट कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त होता है, और जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं मच्छर कॉइल, उसमें ये जो एलिथ्रीन यूज होता है वो एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। ठीक है, उच्च दाब पर इसको संग्रहित किया जाता है। ठीक है, जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिए, मेडुला ऑब्लागेंटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो बड़ी आसान सा प्रश्न है ये किसका हिस्सा है? हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, और मस्तिष्क में जो पश्च मस्तिष्क होता है उसका एक हिस्सा जो होता है, भाग होता है वो सेरिबेलम, और दूसरा जो होता है वो मेड्यूला ऑब्लागेंटा। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लागेंटा जो होता है वो त्रिभुजाकार
शेप का होता है और हमारे हृदय स्पंदन की दर, श्वसन के बारे में जो कुछ भी ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका केंद्र है हमारा मेडुला ऑब्लागेंटा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? ठीक है, तो विषाणु जनित रोग इसमें से देखिए आपका हेपेटाइटिस तो है ही विषाणु जनित रोग है, और इन्फ्लुएंजा जो है वो भी हमारा विषाणु जनित रोग है। ठीक है, तो हमारा ये जो पेचिस दिया है ऑप्शन में सी नंबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पेचिस जो है वो आपका कैसे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, जैसे मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है वैसे ही पेचिस भी प्रोटोजोआ से होता है। प्रश्न संख्या 11 देख लीजिए। किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ठीक है, ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये जो उभयचर जो ये जो पौधे होते हैं ज़मीन पर पाए जाते हैं और इनके निषेचन के लिए पानी भी आवश्यक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ब्रायोफाइटा जो है हमारे पादप वर्ग का उभयचर है। प्रश्न संख्या 12 देख लीजिए। पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो प्रकाश की ओर झुकने के लिए उनको चाहिए ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन एक हार्मोन होता है, पादप हार्मोन है, जिसके कारण ये लोग झुक जाते हैं सूर्य के प्रकाश की तरफ। ठीक है, ये जो जिब्रेलिन्स दिख रहा है आपको, ये वृद्धि हार्मोन है। ठीक है ना, ये बौने पौधे को लंबा करता है और फूल बनाने में भी मदद करता है, ये भी ध्यान रखना है। और ये जो साइटोकाइनिन दिया हुआ है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्य करता है। ठीक है, तो और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन में मदद करता है, तो इसके बारे में जानकारी भी आपको रखना है। प्रश्न संख्या 13 देख लीजिए। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो ये महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है हमारे शरीर में? तो यकृत निभाता है। ठीक है, लीवर जो है वो हमारे वसा को तोड़कर और कोलेस्ट्रॉल बना देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 14 देख लीजिए। कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद अनुभव होता है? तो कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में एक अम्ल होता है फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है ना, H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, इसी के कारण इसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, ये जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है बी नंबर, जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ जो बी नंबर, इसका आंसर पहले टिक कर लीजिए। आंसर हो जाएगा फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, और ये जो लैक्टिक अम्ल है ये कहाँ पाया जाता है? तो खट्टा दूध में या दही में। और ये जो ऑक्जेलिक अम्ल दिख रहा है ये पाया जाता है पालक में। और ये जो नाइट्रिक अम्ल दिख रहा है ये पाया जाता है फिटकिरी में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 देखिए। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? तो ये नियम बहुत प्रसिद्ध नियम है, बॉयल का नियम। ठीक है, बॉयल का नियम है जिसके हिसाब से स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 देख लीजिए। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे में जंग लगने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन और जल चाहिए, तब लोहे में जंग लगता है। ठीक है, और इस जंग को क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, Fe2O3। ये भी ध्यान रखिएगा, Fe2O3, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, और जंग जब लगता है तो लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। ये कॉमन सब चीज़ें हैं, रिवीजन करते रहना है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो इसमें से जो अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है वो गैस कौन सी है? इसमें मैग्नीशियम जो है वो आपको क्या करती है? विस्थापित कर देती है। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है सक्रियता श्रेणी में, तो ये अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। प्रश्न संख्या 18 देख लीजिए। आंसर यहाँ टिक कर लेते हैं हम लोग, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाते हैं? तो जब द्विबंध द्वारा जुड़े हों, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं।
ठीक है, CnH2n, ठीक है। और जो एल्केन होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन एकल बंध में बंधे होते हैं, उसका सूत्र होता है CnH2n+2। और एल्काइन जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें एक या एक से अधिक त्रिबंध रखते हैं, ठीक है। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वो अभिक्रिया करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कांच में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेगा, तो इसलिए इसको हम लोग कांच की बोतल में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड का है, ठीक है। अपवर्तनांक वह संख्या है, एक संख्या है, इसलिए इसका कोई मात्रक या विमा नहीं होता है, ठीक है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो पदार्थ दिए जैसे कांच है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। जल का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 होता है। और बेंजीन जो दिया है इसका अपवर्तनांक आपका 1.501 होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 देखिए। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए जो स्थिति इसमें ऑप्शन में हमको सही दिख रहा है वो ये है कि मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ये बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा जो होती है वो अधिकतम होती है, ठीक है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्याह्न स्थिति से यानी कि मीन पोजीशन से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य हो जाता है, वेग अधिकतम होता है और गतिज ऊर्जा जो होती है वो अधिकतम होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 देख लीजिए। डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है। तो डॉपलर प्रभाव जो होता है निम्न में से सापेक्ष गति के लिए लागू होता है, ठीक है। जब ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती या घटती प्रतीत होती है। इसी प्रभाव को डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आते हैं तो उसकी ध्वनि बड़ी तीखी अर्थात अधिक आवृत्ति की सुनाई पड़ती है, और जैसे ही इंजन श्रोता को पार करके दूर जाने लगता है तो ध्वनि मोटी अर्थात कम आवृत्ति की सुनाई पड़ती है, ठीक है। तो डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न जो है ऐसे डेली लाइफ एग्जाम्पल से ज़रूर बनते हैं। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये किया गया था कोपरनिकस के द्वारा, निकोलस कोपरनिकस, ठीक है। इन्होंने ही सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सबसे पहले प्रस्तुत किया था। और इस सिद्धांत में कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 24 देख लीजिए। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी RN मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर, ठीक है। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में 1993-94 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इन्हीं के सिफारिश पर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA की स्थापना 1999 में की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1999 में स्थापना की गई थी IRDA की, ठीक है। एक प्रश्न जो आप पढ़ रहे हैं उसके ऑप्शंस भी आपको ठीक से देखना है ताकि प्रश्न वहाँ से भी बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, 25वां प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी मध्य संबंधों को दर्शाता है। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी मध्य संबंधों को दर्शाने वाला जो वक्र होता है उसको फिलिप्स वक्र कहते हैं, ठीक है। कौन सा वक्र कहते हैं? फिलिप्स वक्र कहते हैं, ठीक है। और यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति कम होने से बेरोजगारी बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति अधिक होने से बेरोजगारी घटती है, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखिए। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी 97 से 2002 तक वाला जो पंचवर्षीय योजना था हमारे यहाँ, उसमें जो है न्यायपूर्ण विकास और
समानता के साथ विकास, ये हमारा लक्ष्य था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 देख लीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार कर लेती है और राज्य की जो जिम्मेवारी है वो वितरण करना है, गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को चिन्हित करना और राशन कार्ड जारी करना। ठीक है, तो दोनों सरकार जो है वो करती है, केंद्र सरकार भी करती है और राज्य सरकार भी करती है। 28वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अजैव निम्नीकरण वस्तु है? ठीक है, तो अजैव निम्नीकरण वस्तु इसमें से कौन है? लकड़ी नहीं है, घास नहीं है, कागज़ नहीं है, नायलॉन है। ठीक है, बाकी सब जो है वो जैव निम्नीकरण वस्तुएं हैं। ठीक है, अजैव निम्नीकरण उन पदार्थों के बारे में बताता है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित या नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो जैव प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, कोई धातु हो गया। ठीक है, चलिए सर्बिया किस देश की राजधानी है? तो सर्बिया जो है वो कहाँ की राजधानी है? बेलग्रेड की राजधानी है, याद रखना है। बेलग्रेड की राजधानी है सर्बिया। ठीक है, ये जो कंपाला दिख रहा है ये युगांडा की राजधानी है। ठीक, ये जो लुसाका दिख रहा है वो जाम्बिया की राजधानी है और जो डोडोमा दिख रहा है वो तंजानिया की राजधानी है। तो ये भी याद करना है आपको, सिर्फ आंसर नहीं टिक कर लेना है, बाकी सब भी याद करते चलिए, कहीं ना कहीं आपको अगले सेट में मिल ही जाएगा। ठीक है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार, और इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। ठीक है ना, चलिए ये जो कृषि दिख रहा है ऑप्शन में, तो कृषि के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो बुरलॉग पुरस्कार है। विज्ञान के लिए जो दिया जाता है वो कलिंग पुरस्कार है। ठीक है, ये सब भी आपको याद रखना है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। तकनीकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है ये आपको बताइए तो ज़रा मुझे। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए तकनीकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क जैसा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 देखिए, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है? तो ये सिंपल सा प्रश्न है जो हम लोग 6-7 से पढ़ रहे हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, इसी स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ठीक, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित आपको बताना है। तो अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ये जो आपका कम्बम घाटी है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है भाई साहब, ये तो तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये जो खराहल घाटी है ये एचपी में है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। ये याद रखना है, एचपी में है यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। और जुकू घाटी जो है वो ये नागालैंड में है। ठीक है, ये नागालैंड में है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अराकू घाटी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 देखिए, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, ये नारा किस विद्रोह का है? तो ये जो नारा है वो पाबना विद्रोह का है। ठीक है, और पाबना विद्रोह 1873-76 में पश्चिम बंगाल के किसानों के द्वारा किया गया था। जमींदार बहुत ज़्यादा शोषण करते थे किसानों का, तो इसमें जमींदारों ने क्या किया था कि भूमि के करों में वृद्धि कर दी थी, किसानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया था। ठीक है, तो इससे किसानों में असंतोष पैदा हो गया और उन लोगों ने विद्रोह किया जिसको पाबना विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, 34वां प्रश्न देखिए, देवघर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवघर ट्रॉफी जो है वो हमारा संबंधित है किससे? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? क्रिकेट से। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्रिकेट होना चाहिए। क्रिकेट लिख लीजिएगा आप लोग, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा देवघर ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और फुटबॉल से संबंधित कप का नाम आपको याद ही होगा, डूरंड कप। टेनिस से जुड़ा हुआ आपका जैसे कि डेविस कप। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए,
चलिए 35वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी आबादी जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। सबसे अधिक शहरी आबादी कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है वो भोपाल में स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ठीक है। चलिए, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारत में दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। 1965 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई थी, लेकिन प्रदान पहली बार किया गया था 1965 में। और 2024 का याद रखिएगा, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, जो छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिनको यह सम्मान मिला है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 38 देख लीजिए। फ्रांस की राज्य क्रांति किस सम्राट के शासनकाल में हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो है वो लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। लुई 16वां के शासनकाल में, और टाइम क्या था? 1789, 1789। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेपोलियन ने कब स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था? तो नेपोलियन ने स्वयं को 1804 में फ्रांस का सम्राट उसने घोषित कर लिया था, ठीक है। और नेपोलियन को आप लोग जानते होंगे कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया था जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं क्वेश्चंस के आंसर्स बताते समय आपको एक्सप्लेन करूं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 देख लीजिए। अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से डैश भागों में विभाजित है, ठीक है। तो अधिकांश जो हड़प्पा स्थल थे वो मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित थे, ठीक है। 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन से 2 भाग में विभाजित थे? तो एक आप जानते होंगे कि जो एक किला था जो प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों के लिए होता था, और दूसरा निचला शहर था जहाँ व्यापार और आवास की व्यवस्था थी, ठीक है। कोई पूछेगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, प्रश्न संख्या 41 देख लेते हैं हम लोग। 41 नंबर प्रश्न है कि वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वेदों को श्रुति कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ये भी ठीक है, फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो दोनों हमारा कथन क्या हो गया? सही हो गया, याद हो गया होगा आपको। चलिए 42वां प्रश्न देख लीजिए। कुषाण वंश में विम कडफिसेस का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुषाण वंश में विम कडफिसेस का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? कनिष्क था, ठीक है, कनिष्क था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कनिष्क जो था वो बहुत बौद्ध धर्म का महान संरक्षक उसको माना जाता है, और उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी में लगभग शुरू हुआ था, ठीक है, और बहुत बढ़िया शासक उसको माना जाता है। कुषाण वंश का तो सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है कनिष्क को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस शासक ने मुगल वंश में झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी? तो झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी अकबर ने, ठीक है। ये झरोखा दर्शन जो था वो उसकी शुरुआत की थी अकबर ने। वो एक तरह की ऐसी प्रथा थी जिसमें वो प्रतिदिन सुबह महल की बालकनी से आम जनता को दर्शन देता था, ठीक है। चलिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 44 देख लीजिए। तुकारोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, कब लड़ा गया था? तो ये जो तुकारोई का युद्ध था ये लड़ा गया था 1575 में, ठीक है। अकबर की विजय हो गई थी इस युद्ध में, ठीक। चलिए, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो को नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और डैश की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं कि मीर कासिम, ठीक है, और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, ये तीनों लोग मिल के और तब बक्सर का युद्ध उन लोगों ने लड़ा था। लेकिन अंग्रेज़ों के पास जो लीडरशिप था वो हेक्टर मुनरो का था, और एक तरह ये जब बक्सर वाला युद्ध जब ये लोग हार गए तो एक तरह से मुहर लग गया कि अब भारत में
अंग्रेज़ों से सुपीरियर पावर या उनसे अधिक क्षमता वाला शक्ति भारत में दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, 1764 में हुआ था ये बक्सर का युद्ध, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 देख लीजिए। स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया? तो स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव जो लाया वो लॉर्ड रिपन ने लाया। ठीक है, और 1882 में ये हुआ था। और रिपन जो था ना, वो देश की नगरपालिकाओं को विकसित करना चाहता था। ठीक है, उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित समाज सुधार संगठनों का उनसे संबंधित संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, जैसे कि ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज के कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, सब रटा हुआ प्रश्न है। राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन ये किसने शुरू किया था? तो स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज ये किसने शुरू किया था? तो आत्माराम पांडुरंग। और आर्य समाज किसने शुरू किया था? तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो ए का 3, बी का 1 हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में कौन होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ठीक है, तो बाद में जो जोड़ा गया है वो इसमें से कौन जोड़ा गया है? मुफ्त कानूनी सलाह। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, और संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 देख लीजिए। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र एक वर्ष में बुलाए जा सकते हैं? तो कम से कम बुलाना है वर्ष में 2 बार। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। अनुच्छेद 85(1) कहता है कि लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो दो सत्र जो है एक वर्ष में बुलाना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 50 देखिए। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है? तो 60 दिन तक अगर बिना किसी सूचना के वो अनुपस्थित रहता है तो माना जाता है कि संसद से वो सदस्य की जो सदस्यता है वो समाप्त समझी जाती है। तो संसद वाला जो अनुच्छेद है वो 101(4) है, और विधानसभा के लिए जो है, राज्य विधानमंडल के लिए जो है वो अनुच्छेद 190(4). ये दोनों प्रावधान करते हैं कि अगर 60 दिन की अवधि तक सदन के अनुज्ञा के बिना, ठीक है, सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है कोई सदस्य, ठीक है, तो उसकी सदस्यता को समाप्त समझा जाता है। प्रश्न संख्या 51 देखिए। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो ये जो की गई थी वो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ये की गई थी कि उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, इस आयोग का गठन किया गया था 31 अगस्त 2005 को, और इसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। ठीक है, चलिए 52वां प्रश्न देखिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि इसके सभी निर्णयों का जो मूल्य होता है वो साक्ष्यात्मक होता है, और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इनके निर्णयों को जो है ना सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और एक और ध्यान रखना है कि ऐसे न्यायालय जिनको अभिलेख न्यायालय कहते हैं, ये इनको अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी होती है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और इसके लिए अनुच्छेद याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 129 अनुच्छेद जो है वो ये सारे प्रावधान स्पष्ट करता है। प्रश्न संख्या 53 देख लीजिए। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 142, 147, 226, 227, 245, 246 तथा 372 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और इसका जो आधार है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ठीक है, इसके तहत न्यायालय वह यह परीक्षण करता है कि कोई विधि के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं। ठीक
ठीक है, ये तथा यह अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 54। अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों के हितों की समृद्धि के संबंध में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो यह उल्लेख किया गया अनुच्छेद 46 में। ठीक है, क्या किया गया है? तो इसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के हितों की समृद्धि के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 55 देखिए, संविधान सभा में सदस्य के रूप में सरोजिनी नायडू का चयन किस निर्वाचन क्षेत्र से हुआ था? तो ये हुआ था बिहार से। ठीक है, बिहार से इनका निर्वाचन हुआ था। ठीक है, और मद्रास से कौन थी? तो मद्रास से थी अमू स्वामीनाथन। और पश्चिम बंगाल से कौन था? तो लीला रे। और उड़ीसा से कौन था? तो उड़ीसा से जो थी वो आपको बताना है कि उड़ीसा से कौन था। ठीक है, ये आपको बताना है आंसर ढूंढ के कि उड़ीसा से किनका सिलेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 56 देखिए, निम्न में से कौन सा भू आवस्थित देश अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो इसमें अंडोरा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये यूरोप महाद्वीप का देश है अंडोरा। ठीक है, पटकोई बूम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो पटकोई बूम पहाड़ी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 58 देखते हैं। खजियार झील किस राज्य में स्थित है? तो खजियार झील जो है वो कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखना है। स्टैटिक जीके का प्रश्न है, कुछ प्रश्न को तो आपको एकदम याद करके रखना है। महत्वपूर्ण झीलें, नदियों, महत्वपूर्ण नदियों का जो उद्गम स्थान है। ठीक है, राज्यों के जो नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, या वहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये सब चीज़ स्टैटिक जीके का पोर्शन जो है मैं आपको कराऊंगा। पहले हम लोग कुछ सेट का करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लेते हैं, फिर आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 59 देखिए, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। ठीक है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और इन वनों में बबूल पाए जाते हैं, खजूर, खैर, नीम, ये सब पाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 60 देखिए, काराकोरम मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो काराकोरम मरुस्थल जो है वो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान में स्थित है कौन? काराकोरम मरुस्थल। ठीक है, उसी तरह से आपको याद रखना है, जैसे गोबी मरुस्थल कहाँ है याद रखिएगा, मंगोलिया में है। थार मरुस्थल कहाँ है? तो उसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है याद रखिएगा? चिली में है। ठीक है, कुछ भाग पेरू में पड़ता है। चलिए प्रश्न संख्या 61 हम लोग देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया गया बिहार में। ठीक है, बिहार में किया गया। और बिहार के आपको पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर, इन जिलों में इसका आयोजन किया गया। और यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण था? तो 7वां संस्करण था। ठीक है, और शुभंकर भी याद रखिएगा, गज सिंह इसका शुभंकर था। ठीक है, 4 मई से 15 मई 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। टॉप कौन किया इस गेम में? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स जितने मैं बताता चलता हूँ सबको नोट करिए, याद कीजिए। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी ऊर्जा सांख्यिकी भारत रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है? तो सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है, याद रखिएगा। इस यहाँ जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है लगभग 20.3% है। ठीक है, चलिए किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु स्वर्णार्ध विजन 2047 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू ने। तो इन्होंने शुरू किया है स्वर्णार्ध विजन 2047। और इसका मिशन है क्या है कि राज्य को समृद्ध बनाना है और नवीनता होनी चाहिए और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। तो यह एक रोड मैप है जो बहुत लंबे समय तक चलेगा। और इसमें जो है गरीबी उन्मूलन, रोजगार और कौशल विकास, ठीक है, और जल और कृषि सुरक्षा,
नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना इत्यादि इसका लक्ष्य है। ठीक है, चर्चा में रहा CAR-T थेरेपी का संबंध किस बीमारी से है। तो ये जो है याद रखिएगा, C से शुरू हो रहा है ना, तो ये कैंसर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक थेरेपी है जो इम्यूनोथेरेपी है, जो शरीर को कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है शरीर में। ठीक है, चलिए, जेड मोड़ सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है। तो जेड मोड़ सुरंग का निर्माण किया गया है जम्मू कश्मीर में। इसका उद्घाटन किसने किया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए, प्रश्न संख्या 66 देख लीजिए। भारत की मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई विश्व में किस स्थान पर है। तो विश्व में भारत की मेट्रो रेल की जो लंबाई है वो तीसरी है। ठीक है ना, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का सबसे बड़ा जो मेट्रो का नेटवर्क है वो भारत में ही है। अब आपसे कोई पूछेगा कि भारत में मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई, तो 1984 में कोलकाता मेट्रो से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और अभी भारत में सबसे बड़ा जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 335 किलोमीटर दिल्ली में है, ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया गया है पल्ले गंगा रेड्डी को। ठीक है, पल्ले गंगा रेड्डी, याद रखिएगा, पल्ले गंगा रेड्डी। चलिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा 23-24 में कितना रहा है। तो राजकोषीय घाटा 23-24 में रहा है 5.6%। ठीक है, ये भी आपको आर्थिक समीक्षा का सब डेटा आपको याद होना चाहिए। चलिए, वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। तो वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए किसने, निकोलस मादुरो ने। ठीक है, याद रखना है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, तो कराकास है। ठीक है, वेनेजुएला की मुद्रा क्या है, तो बोलीवर है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, और करंट में जो कुछ भी बदलाव हुए हैं, जिस देश में कुछ बदला है, राष्ट्रपति बदले हैं या प्रधानमंत्री बदले हैं या कुछ भी इस तरह का चेंज हुआ है, तो उसको याद रखना होता है। साथ ही साथ उस देश की राजधानी, वहाँ की मुद्रा, ये सब भी हमको ध्यान में रखना है। 17वां नंबर प्रश्न देखिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछ रहा है, तो इसका खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। ठीक है, और ये हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया ओपन की जो उप विजेता रहे वो अलेक्जेंडर जेवरे रहे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसका आयोजन किया गया था 12 से 26 जनवरी 2025 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 71 देखिए। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस देश ने सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्त किया है। तो ये प्राप्त किया है हमारे प्यारे देश भारत ने। ठीक है, और वैश्विक धन प्रेषण में भारत की जो हिस्सेदारी थी वो 14.3% थी। भारत के बाद मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान का स्थान आता है। ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच ये किया जाता है, और ये एक संयुक्त त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। 2025 में इसका आयोजन किया गया है भारत के आंध्र प्रदेश के काकीनाडा समुद्र तट पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब भारत और अमेरिका के बीच होने वाले अन्य सैन्य अभ्यास जो हैं, जैसे कि युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 73 देख लीजिए। बिहार के किस जिले में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा की गई है बक्सर में। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान, और बिहार के डुमरांव में, जो बक्सर जिला में ही पड़ता है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को। और 2001 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उससे इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये 18वीं जो रिपोर्ट आई है 2023 में, इस रिपोर्ट को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा कि कितना क्या क्या डेटा है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम कहाँ है। ठीक है, वन आवरण, वृक्ष आवरण, सब आपको ध्यान रखना है। कहाँ जो है प्रगति हुई है वन आवरण में या वृक्ष आवरण में, कहाँ नुकसान हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंतिमवा प्रश्न देख लीजिए आज के सेशन का। हाल में किए गए घोषणा के अनुसार टाइटन स्पेस मिशन की पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी। तो ये बनेंगी जानवी डांगेटी। ठीक है, ये बनेंगी जानवी डांगेटी। ठीक है, और 2029 में इस
टाइटन्स स्पेस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ये अमेरिका स्थित एक निजी कंपनी है, टाइटन्स स्पेस द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपके लिए सेट नंबर 6। प्लीज़ अगर अच्छा लगा, मेरी मेहनत आपको ठीक लग रही हो, आपको इससे फ़ायदा हो रहा हो, तो अपने बाकी दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो, किसी आंसर से संबंधित कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस समस्या का समाधान हम लोग करें। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।